अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो मैंने आप लोगों के लिए एक पोस्ट की थी, कौन सी पोस्ट की थी भाई, ये जो वर्कशीट वाली पोस्ट की थी वो आपने देख ली होगी। आप लोगों की डिमांड थी कि इस चैप्टर के जो है कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को वर्कशीट की फॉर्म में दिए जाएं। सो मैंने वो आपको वर्कशीट की फॉर्म में दे दिए हैं, आप लोग उनको देख लें। और वो सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आपका जो आज का टेस्ट है वो कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है उसमें से आएगा और वो भी इतना मुश्किल नहीं है, आसान होगा, क्योंकि मैंने सोचा कि यार अब ईद नज़दीक है तो ईद नज़दीक होने से इनकी जो खुशियां हैं, ठीक है, वो कम ना हो बल्कि ज़्यादा हो। सो आज टेस्ट आप लोगों को आसान दी है ताकि आप लोग आसानी से उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद जब आप अच्छे मार्क्स लेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, ठीक है भाई। सो लें जनाब, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया हुआ था क्या, एनर्जी। हमने कहा था कि भाई हम बात करेंगे, किससे रिलेटेड बात करेंगे भाई, एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से बात करेंगे। सो एक्टिवेशन एनर्जी सर आपका कल वाला लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर में शो नहीं हो रहा भाई, क्यों अरीबा, ऐसा क्यों है भाई, क्यों शो नहीं हो रहा, देख लेंगे, ठीक है, देख के मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलें भाई स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दी थी किस चीज की, यानी ग्राफिकली तौर पे मैंने समझाया था कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और एक्टिवेशन एनर्जी को मैंने कल एक्सप्लेन कर लिया था, ठीक है। आज बेसिक तौर पे हम क्या करने वाले हैं, हाँ जी, चैप्टर नंबर फुल है ये, जो चैप्टर नंबर 8 आपका है पार्ट 1 बुक का, जिसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, कि ये बेसिक तौर पे आपके पास फुल है, यानी कि सारा के सारा शामिल है आपके टेस्ट के अंदर, ठीक है, आज के। अच्छा, सो मैं आपसे कह रहा था कि हमने लास्ट टाइम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कर ली भी है किस चीज की भी, जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम कहते हैं, उस हवाले से। अब हम क्या करने वाले हैं, एक हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैं उससे मुतालिक आप लोगों को फर्दर गाइड करूंगा और उससे मुतालिक मैं आप लोगों को फर्दर जो है इंफॉर्मेशन आप लोगों को आपसे शेयर करूंगा, ठीक है भाई। अच्छा, हमारे पास जो इक्वेशन हम यूटिलाइज करते हैं किस चीज को, एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, वो बेसिक तौर पे हमारे पास है K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर, ठीक है जी, माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन, जिसको हमने इस्तेमाल करना है टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम ये इक्वेशन जो है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। ये इक्वेशन हमने इस्तेमाल करनी है, इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल वो पैरामीटर्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है हम आगे मूव करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो हम पढ़ेंगे, यानी इससे हम क्या कुछ इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, इट इज आर्हीनियस कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं। बेसिक तौर पे ये इक्वेशन जो टोटल हमने लिखी है ये भी आर्हीनियस इक्वेशन कहलाती है और इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसके थ्रू हम ई ए मींस के एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्टेंट के लिए या किसी भी रिएक्शन के लिए हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये आपको मैंने कल भी बताया था कि इट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का नाम देते हैं, इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, ठीक है भाई, ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, यानी हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आर्हीनियस कांस्टेंट विद द एक्सपोनेंशियल वैल्यू, जो कि हमारे पास ई ए ओवर आर टी कैरी कर रहा है और आर हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है, टी बेसिक तौर पे हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है, जिससे हमने कोई रिएक्शन करवाना होता है, यानी जो हमने रिएक्शन कंडीशन अप्लाई की होती है किसी भी एक रिएक्शन के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें हमने क्या देखना है, हमने इसमें क्या चीज अंडरस्टैंड करनी है, सर एक बार फिर रिपीट कर दें। अभी तक कुछ भी खास नहीं पढ़ा हमने, मैंने सिर्फ आर्हीनियस इक्वेशन राइट की है और आर्हीनियस इक्वेशन के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप लोगों ने इसके थ्रू क्या इंफॉर्मेशन अपने पास नोट डाउन करनी है, क्या आपको कम से कम एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। इट्स आर्हीनियस इक्वेशन के हमारे पास स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट है, ए बेसिक तौर पे हमारे पास आर्हीनियस कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि हम कहते हैं कि ए से डिनोट करते हैं, ई रेज टू पावर ई ए हमारे पास क्या, इट इज
एक्टिवेशन एनर्जी, आर जनरल गैस कांस्टेंट है और टी हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है। एक और ग्राफ भी मैं बनाऊंगा, पहले मैं इस हवाले से आप लोगों को कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दूं, यानी इस रिएक्शन यानी इस इक्वेशन के हवाले से बता दूं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हवाले से बता दूं, फिर मैं जाऊंगा उस ग्राफ की तरफ। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को फर्दर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब अगर आप इस इक्वेशन की बात करते हैं तो ये जो है, ठीक है, ये इक्वेशन बेसिक तौर पे आपको सजेस्ट कर रही है, ये इक्वेशन आपको समझा रही है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये हमें जो है यानी हम इससे मुतालिक इंफॉर्मेशन इससे हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, इससे हम जो है वो हासिल करेंगे। ठीक हो गया, टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी के मुतालिक हम रिलेशनशिप देखते हैं बाय यूजिंग द आर्हेनियस इक्वेशन। यू शुड हैव नॉलेज अबाउट कि आर्हेनियस इक्वेशन आपको क्या सजेस्ट करती है, इट विल गिव यू द एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू। ठीक है, एंड आल्सो इट रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान ये रिलेशनशिप जो है हमें प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया, और जहां तक बात है टेम्परेचर की, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, इट्स आल्सो, ठीक है जी, इट्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, यानी हम कहते हैं कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है ये हमें क्या कर रहा है, रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहा है, एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमें जो है प्रोवाइड करता है, यानी दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बल्कि तीन कर लेते हैं। फर्स्ट वन तो हमने कहा था कि ये एक्टिवेशन एनर्जी सजेस्ट करेगा हमें किसी करेक्शन की क्या होगी। दूसरा ये कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप होगा। और थर्ड वन ये कि हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के दरमियान एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप जो है वो हमें डिफाइन करता है, हमें बताता है, हमें प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया, ये चीजें आप लोगों ने यहां तक देखनी है। अब उसके बाद हमारे पास एक ग्राफ आता है और उस ग्राफ से हम जो है कुछ ना कुछ चीजें निकालेंगे, यानी कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो कि हमने गेट करनी है, वो मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं। ठीक है, इस ग्राफ में हमारे पास कुछ इस तरह से जो है एक कर्व, एक स्ट्रेट लाइन डेवलप होती है। अलोंग द वाई एक्सिस हमने क्या लिया हुआ है भाई, log ऑफ के। ठीक है, सो log ऑफ के हमने along the y axis दिया हुआ है, और along the x axis जो है हम क्या लेते हैं, 1/t लेते हैं, यानी 1/t, यानी कि आप कह सकते हैं somehow के इट्स द रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इनवर्स ऑफ टेम्परेचर along the x axis लेंगे, along the y axis हम log ऑफ के लेंगे। रीजन क्या है ये करने की, देखो आपको मैंने बताया कि आर्हेनियस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी एक्सपोनेंट की फॉर्म के अंदर है, पावर की फॉर्म के अंदर है। इसको कैसे निकालेंगे, हम log अप्लाई करते हैं, इस पे आप log अप्लाई करें, log ऑफ k इज इक्वल टू, ठीक है, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, log ऑफ a इंटू e रेज टू पावर EART हमारे पास हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास है। ठीक है, और आप जानते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि लॉग जब दो चीजों के दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, उन पे अगर हम लॉग अप्लाई करते हैं तो लॉग अप्लाई करते हुए क्या होता है कि जो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी उनको हम प्लस की फॉर्म में राइट करते हैं, तो इसको मैं राइट कर सकता हूं लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ ई रेज टू पावर माइनस EA ओवर RT। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। और लॉग की ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में शामिल है कि देखो ये ई रेज टू पावर जो कुछ भी है, लॉग इसको करता क्या है कि इसको आप पहले ले आएगा, यानी जो रेज टू पावर की फॉर्म में जो कुछ भी है, लॉग करता क्या है कि पावर को पहले ले आता है। तो मैं इसको राइट कर सकता हूं लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस EA ओवर RT इंटू लॉग ऑफ E। ठीक है, और log ऑफ E अगर आप जो है निकालेंगे, देखेंगे अपनी जो है वो कैलकुलेटर से जो है वो कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल गिव यू 1। ठीक है, सो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस EA ओवर RT हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। मैं इसको रिमूव कर सकता हूं। ठीक हो गया, अब इस इक्वेशन को यूटिलाइज करते हुए हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से, देखो मैं इसको, यानी ये इक्वेशन बेसिक तौर पे ना एक हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आती है, यानी कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास जो है वो हम यूटिलाइज करते हैं। कौन सा यूटिलाइज करते हैं भी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का नाम भी देते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस सी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसमें y जो है ये y एक्सिस की वैल्यू को शो करता है, x जो है ये x एक्सिस की वैल्यू को शो करता है। c का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, c का मतलब होता है कि ये जो y एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट
को ये लाइन जो है टच कर रही है उसकी वैल्यू सी को शो करता है, और m इज द स्लोप। इंक्लिनेशन को आप जानते हैं ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी हमारे पास जो है वो इंक्लाइन फॉर्म के अंदर एक स्ट्रेट लाइन आती है तो उसकी कोई ना कोई स्लोप होती है। सो ये हमारे पास m स्लोप है। सो यहां पर हमारे पास क्या है, log ऑफ a इस c को शो करता है, यानी कि यहां तक ये जो वैल्यू ना हमारे पास इतनी वैल्यू है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास log ऑफ a है। log ऑफ k हमारे पास क्या है भी, ये हमने अलोंग y एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है यहां पर, और हमने 1 ओवर आर टी, या सिंपल कैसे 1 ओवर टी क्योंकि r हमारे पास कांस्टेंट है, ये अलोंग हमने x एक्सिस लिया हुआ है। ई ए विल बी आर स्लोप, और नेगेटिव स्लोप क्यों है, इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करें, उसमें अगर जो स्ट्रेट लाइन डिक्लाइन फॉर्म के अंदर हो तो नेगेटिव स्लोप होगी, अगर ये लाइन ऐसे स्ट्रेटर होती इंक्लाइंड फॉर्म के अंदर तो हमारे पास स्लोप जो है वो पॉजिटिव होती। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी इस तमाम के अंदर जो मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया, क्योंकि ये बहुत मैथमेटिक्स इन्वॉल्वमेंट वाला काम है। मुझे बताएं यहां तक समझ आइए आप लोगों को। नेचुरल लॉग लें, नहीं भाई देखो हमने यहां पर जो लॉग इस्तेमाल किए वो सिंपल लॉग है, ठीक है, सिंपल लॉग के थ्रू मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की है, ठीक है। मुझे बताएं यहां तक कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, नहीं तो आगे चलेंगे। ई बेसिक तौर पे हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, अगर आप अपने कैलकुलेटर पे भी देखेंगे। सो इट्स अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है, ये कांस्टेंट नंबर को शो करता है। बताएं यहां तक समझ आ गई है, यहां तक बता दें, शाबाश, जल्दी से। कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। देखो मैंने नेचुरल लॉग इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो है हम यहां पर जो अपने ग्राफ में ले रहे हैं वो जो हमारे पास सिंपल लॉग होता है वो हम ले रहे हैं, तो इसलिए हमने जो है वो नेचुरल लॉग यहां पर नहीं लिया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, रिबा समझ आनी मुश्किल थी क्योंकि ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट वन इस सेंस में है कि हम यहां मैथमेटिक्स के रूल बड़े अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो फिर से देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो ये आर्हीनियस इक्वेशन है, मैंने आपसे कहा था कि ये इक्वेशन आर्हीनियस इक्वेशन हमें क्या प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। ये हमें सजेस्ट करती है रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेंपरेचर, और यही इक्वेशन हमें एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एंड टेंपरेचर हमें सजेस्ट करेगी। ये तीन चीजें हमें यही इक्वेशन हमें प्रोवाइड करती है। y इज इक्वल टू mx प्लस c का दोबारा बता दें, मैं बताता हूं कामिल आपको, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि जब हमें इसके थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू हमें जब एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो हम करते क्या है, क्योंकि देखो हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो एक्सपोनेंट यानी पावर की फॉर्म के अंदर है। तो जब भी आपको कोई पावर में मौजूद चीज जो है वो फाइंड आउट करनी हो तो हम कहते हैं कि फिर हम उसके लिए लॉग अप्लाई करते हैं ताकि वो चीज जो है नीचे आ जाए, ताकि इसको हम इजी तौर पे फाइंड आउट कर सकें। अब किस तरीके से होगा, मैंने आपसे कहा कि जी अगर इसको आप नीचे लाना चाहते हैं तो आप लॉग अप्लाई करते हैं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब भी हम पावर वाली वैल्यू पे उसे लॉग को अप्लाई करते हैं तो वो पहले ले आता है, ठीक है। सो हम यहां पर देखते हैं, लॉग अप्लाई किया, लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ तमाम के तमाम आ गया। और फिर मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप दो मल्टीप्लाइड फॉर्म ऑफ वैल्यूज के ऊपर लॉग अप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाइड को आप प्लस में कन्वर्ट कर लेते हो, यानी लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ इनटू दिस वन, ठीक है। और लॉग की ये आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है कि जब भी आप लॉग अप्लाई करते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ऊपर तो वो जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है यानी पावर होती है वो पावर लॉग की वजह से पहले आ जाएगी, यानी बनेगा लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए ओवर आर टी हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखो यहां तक तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ लॉ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है और कुछ नहीं है। अब मैंने इस इक्वेशन को रिलेट किया था इस वाले के साथ, मैंने कहा था कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये मैथमेटिक्स कहती है कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को शो करता है, ठीक है। यहां पर y जो है ये अलोंग y एक्सिस जो भी वैल्यू हम ले रहे होते हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है, x जो है x एक्सिस के अलोंग वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है, c इज द वैल्यू, ठीक है, दैट विल प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन के जो लाइन है वो अलोंग y एक्सिस किस पॉइंट पे जाकर टच करेगी, ठीक हो गया। और m बेसिक तौर पे हमारे पास स्लोप होती है। अगर ये m कैपिटल जो हमारे पास ये m है यानी स्लोप जो है अगर ये पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वैल्यू होती है फॉर अ इंक्लाइंड लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी लेकिन वो ऊपर की तरफ होगी, यानी हम कहते हैं कि हमारे पास यहां से ऊपर जाते हुए वैल्यूज इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हो स्लोप। अगर नेगेटिव स्लोप है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिक्लाइन फॉर्म में होगी, यानी कि ये शो कर रहा है कि हमारे पास वैल्यूज जो है उनके अंदर डिक्रीजमेंट आ रही है, ठीक है। सो ये नेगेटिव होगी। सो ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें आप देख रहे हैं मैंने आपको रिलेट करके दिखाया था कि लॉग ऑफ की बेसिक तौर पे y एक्सिस की वैल्यू है, ठीक है, 1 ओवर r हमेशा हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है तो 1 ओवर t हम ले लेते हैं अलोंग x एक्सिस, ठीक है। लॉग ऑफ a हमारे
हमारे पास ये C है और EA बेसिक तौर पे हमारे पास स्लोप है। अगर हम स्लोप फाइंड आउट कर लें तो इजीली तौर पे हम क्या कर सकते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो यहां पर चूंकि आप देख रहे हैं नेगेटिव साइन है तो ये हमें शो करता है कि इसके लिए जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी वो डिक्लाइन फॉर्म के अंदर होगी, यानी कि नीचे की तरफ को उसका रुख होगा। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर हो चुका है आप लोगों को? अब अगर हम इसमें जो है क्या कहते हैं वो तमाम वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड कर दें, इसके अंदर मेंशन कर देना, जैसे वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज थी वो सब के सब अगर हम लिख दें, लॉग ऑफ ई वगैरह सब कुछ राइट कर दें, ठीक है। सो हमारे पास आएगा स्लोप इक्वल्स टू 2.303 आर, ठीक है। यानी अगर मुझे स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, बिल्कुल एमसीक्यू करवाते हैं ना, अगर मुझे स्लोप का पता हो सो वी कैन कैलकुलेट द EA वैल्यू, क्योंकि यहां पर R जनरल गैस कांस्टेंट है, उसमें हमें कोई खास मतलब कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। R के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता है, स्लोप का हमें इस ग्राफ से पता चल गया, ठीक है। सो वी कैन कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। सो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की हम बात कर रहे थे, इसके लिए जो हम यूज करते हैं ना, यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, वो जॉल पर मोल होती है, ठीक है। इट्स जॉल पर मोल, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी इज जॉल पर मोल, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ये जॉल पर मोल के इक्वल होती है। जॉल पर मोल की ये इक्वल होगी। एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू जॉल पर मोल, ठीक है। हाँ बताएं, बार बार रुक रही है वाला काम खत्म हो गया सर। ये 2.03 कहां से आया, 30 की किसकी वैल्यू है? ये बेसिक तौर पे हम लॉग ऑफ ई अप्लाई करते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि ये जो ई हमारे पास है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट नंबर को रिफ्लेक्ट करता है। सो लॉग ऑफ ई विल गिव अस दैट पर्टिकुलर वैल्यू जो मैंने आप लोगों के लिए राइट की थी, ठीक है जी। स्लोप की इक्वेशन रिपीट करते हैं। देखो स्लोप मैंने कहा था कि इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर टी, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, यहां पे मैं लॉग अप्लाई करता हूं, देखिए जरा, मैं यहां पर ना लिख देता हूं लॉग को, यानी आप देखें ये पहले ले आए, लॉग ने क्या किया, इसको पहले ले गया, ठीक है। और हमारे पास आ गया माइनस ई ए आर टी, ठीक है, लॉग ऑफ ई हमारे पास आ गया। अब मैंने आपसे कहा था कि ये जो 1/t है ना, इसको तो हम लेंगे सेपरेट। क्यों लेंगे सेपरेट? क्योंकि इसको हम अलोंग द एक्स एक्सिस ले रहे हैं। जो हमारे पास स्लोप है वो सारी की सारी ये है, ठीक है। अब इसमें ई ए हमने फाइंड करना है, आर हमारा कांस्टेंट है, लॉग ऑफ ई हमने अप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई इज इक्वल टू ई, यानी अब यहां पर ये देख लें, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो 2.303 की हम इस वक्त बात करें ना, ये आपने देखा होगा कन्वर्जन होगी लॉग इन सिंपल लॉग इनटू नेचुरल लॉग, ठीक है, ये उसकी वैल्यू है। और लॉग ऑफ ई की आप निकालेंगे वैल्यू, आपको जो है वो पता चल जाएगा। लॉग ऑफ यानी सिंपल लॉग को जब नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो फिर उससे ये 2.303 फैक्टर आता है, आपने देखा होगा, अपनी बुक में पढ़ा होगा, ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे होता है, ठीक है। तो इसमें जस्ट आपने आर की वैल्यू लिखनी है, स्लोप आपके पास यहां से आ जाएगी इससे, ठीक है। तो आप ई ए यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बताएं, समझ आ गई आप लोगों को? बिल्कुल, लॉग ऑफ ए जो है इज एग्जैक्टली इक्वल टू सी, ये सी है हमारे पास, ठीक है बेमानू। कोई और क्वेश्चन? हाँ जी, नेचुरल लॉग टू लॉग, ये लॉग टू नेचुरल लॉग हम बेसिक तौर पे कन्वर्जन करते हैं, ये हमारे पास कन्वर्जन के थ्रू ही फैक्टर आया 2 पॉइंट समथिंग वाला, ठीक हो गया। सो ये क्लियर हो चुका है आप लोगों को। अब स्लोप के हवाले, सॉरी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के हवाले से आपने कल एक टेस्ट दिया था, और एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से जो भी हमारे पास जिस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लोग देख चुके हैं, ठीक है भाई। अब हम करते क्या हैं कि अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, m इज इक्वल टू स्लोप एंड लॉग a इज इक्वल टू सी, एग्जैक्टली मानो ऐसा ही है। अब ऐसा करते हैं कि हम जो है ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन की तरफ मूव करेंगे, और ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन के हवाले से इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त टाइम जितना है हम उसमें चलेंगे। सर ये मेरी बुक में नहीं तो मुझे टाइम लगाकर समझने में इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। और रिबा आपने करना ये कि शाम को एक दफा फिर से इसको जो है वो पढ़ना है, ठीक है, एक दफा फिर से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि उससे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन की तरफ हम इस वक्त मूव करने जा रहे हैं। अच्छा, एक दफा अपने पेज को रिफ्रेश भी करना है, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट भी होना है आज, ठीक है, वो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन के हवाले से ही होना है। सो अगर आप लोग अपना पेज रिफ्रेश कर लेंगे तो आप लोगों को जो है ना टेस्ट विजिबल हो जाएगा, आसानी से आपको मिल जाएगा। सो अपना पेज एक दफा आप लोग रिफ्रेश कर लें ताकि आप लोगों को बआसानी टेस्ट विजिबल हो सके। और मैं अब आप लोगों को ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन समझाऊंगा, ठीक है जी। इसको मैं रेस करने लगा हूं,
ठीक है भाई, इसको रेस कर लिए हम। ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन, अब बिल्कुल कामिल ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे सर। लॉग ई इज इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने आपसे कहा ना कि हम जो लॉग है ना उसको सिंपल लॉग को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज व्हाई इट दिस फैक्टर 2.303 ये फैक्टर उसमें आता है। ठीक है, बुक में आपके है मौजूद है। चलें सो ले जनाब, मैं इसको रेस करूंगा और हम अब इस वक्त ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन की मुतालिक बात करेंगे। सो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन से मुतालिक हमने बात करनी है और हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। आपने पढ़ा हुआ है इस चीज़ को, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, इससे मुतालिक आपने इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर की हुई है अपनी एफएससी में, ठीक है। उसी चीज़ों को मैं वापस जो है आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि आप लोगों का थोड़ा सा जो माइंड है, ठीक है, वो रिफ्रेश करूंगा, उससे मुतालिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। फिर हमने कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है इस हवाले से। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन, इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, इसको हम दो तीन तरीकों से जो है वो क्या कहते हैं डिफाइन कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन के चक्कर में नहीं जाऊंगा, बस समहाउ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको कि ये है क्या, फिर हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि कोर कॉन्सेप्ट है उससे मुतालिक बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है कि इट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, ठीक है, इट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ द रेट इक्वेशन इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। मैं आपको एग्जांपल देके प्रोवाइड कर देता हूं, यानी समझा देता हूं कि ये क्या है बेसिक तौर पे। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ रिएक्शन जिसमें हमारे पास ए मोल रिएक्टेंट के एंड बी मोल्स ऑफ बी रिएक्टेंट, ठीक है, बी रिएक्टेंट हमारे पास होते हैं, ठीक है जी, इनके थ्रू हमारे पास बन रहा है सी मोल्स ऑफ सी, ठीक है, एंड डी मोल्स ऑफ डी प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। अब इसकी आप रेट इक्वेशन राइट करेंगे तो कैसे राइट करेंगे? रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, ठीक है जी, और कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है। सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन द रेट इक्वेशन, ठीक है, इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। मैं राइट कर लेता हूं आप लोगों के लिए, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन ये होगा ए प्लस बी, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो हमें यही सजेस्ट कर रही है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रिएक्टेंट हो और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रिएक्टेंट हो, इनके सम के इक्वल हमारे पास होगा। इट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नाम देंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ आ चुकी है यहां तक या नहीं समझ आई है इससे मुतालिक फर्दर? ठीक है सर, पहले पिछले टॉपिक के एमसीक्यू करवा दें अली। हमने लास्ट में आपको बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी का टेस्ट ले लिया था क्लास में, उसी तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। बेसिक तौर पे एमसीक्यूज के करवाने का बेसिक मकसद होता है कि आपको बताया जाए किस तरह के क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, ठीक है। वो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम करवा दिया था। अब मैं अगर जो प्रैक्टिस पे गया तो मेरे ख्याल से ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज का टेस्ट मैंने ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन के लिए ही जो है आप लोगों के लिए डिजाइन किया हुआ है। इससे मुतालिक मैं आप लोगों के लिए एक जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो कि वर्कशीट की फॉर्म में होगी वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसमें आप लोग सॉल्व कीजिएगा, वहां प्रॉब्लम आएगी तो वो हमारी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, तो हम ये बात कहते हैं कि भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन समझ आ चुका है कि भी ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन इज सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन रेट इक्वेशन इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई? नेक्स्ट हम चलें, यूएचएस सिलेबस क्या है भाई? यूएचएस टेस्ट लेता है एमडी कैट, तो यूएचएस का सिलेबस उसमें से आना चाहिए, वो बुक में ना हो। समझ नहीं आ रही भी क्या कहा आपने? सिर्फ पंजाब में कंडक्ट होता है? नहीं, देखो मैं आपको बताऊं कि जहां तक बात है सर, हाउ कैन वी से दैट ऑर्डर इज इक्वल टू, भाई वो भी एक्सप्लेन करने लगा हूं ज़्यादा। अभी ये बताऊंगा कि आप लोगों को कि हम कभी भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे रिलाई नहीं कर सकते कि उसका ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। अब आपने एग्जांपल भी लेनी है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं यूएचएस के हवाले से आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं। एक तो ये पॉइंट यहां पर आया, अभी जो है इशरत ने आई थिंक बात भी की कि ये पंजाब के लिए जो है होता है क्या कहते हैं यूएचएस वाला टेस्ट। सो जो है ना इसमें सिलेबस भी पंजाब वाला इस्तेमाल होगा। मैं आपको बताऊं कि ऐसा चल रहा है, ऐसे बात हो रही है कि पूरे के पूरे पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज जो है इनका कलेक्टिव एक ही जो है वो
होगा जिन्हें जो यूएचएस लेता है। लेकिन इस दफा भी उम्मीद नहीं है कि वो सारे के सारे जो है ना क्या कहते हैं प्रोविंस इस बात पे एग्री हो जाएंगे कि भी एक कलेक्टिव टेस्ट हो जिसमें कि यूएचएस कंडक्ट करे, ठीक है, और सबके सब उसको अप्लाई करें। तो वेरिएशन आ सकती है, ठीक है, नहीं वेरिएशन होगी, मोस्ट प्रोबेबली तौर पे होगी, ठीक है। सिंध नहीं मानता इस चीज को फिर भी सारा कलेक्टिवली तौर पे जो है टेस्ट हो। फिर बलोचिस्तान ने भी लास्ट टाइम कह दिया था कि हम अपना लेंगे, ठीक है। सो बिल्कुल ऐसा है, यूएचएस जो है वो पंजाब के जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसने प्लान किए हुए टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए हुए। लेकिन जहां तक बात है, जैसे कराची के हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इनकी जहां तक बात है, सो उनसे मैं यही कहूंगा कि आपके प्रोविंस ने सेपरेटली तौर पे आपका टेस्ट लेना है। लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, जो चीज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो मेन कोर टॉपिक्स हैं किसी भी एक चैप्टर के। जैसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, सो केमिकल इक्विलिब्रियम में ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक मिस हुआ होगा, सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए, सारे के सारे, ठीक है। इस तरीके से यहां पर भी हमने शुरू से लेकर अब तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारा ही कवर हो चुका है, ठीक है जी। सो कोई भी चीज छूटती नहीं है, इंटरलिंक करते हैं सारे कॉन्सेप्ट दूसरे के साथ, तो आप लोगों को परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है कि आप लोग जो है किसी और प्रोविंस हैं तो आप लोग क्या करेंगे और किस तरीके से जो है आप लोग अपने आप को सर्वाइव करवाएंगे, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया कि sum of the exponents is called as in rate equation is called as order of friction। एक चीज हमेशा अपने ध्यान में रखनी है कि जो order of friction होता है, it is an experimental determined value, ये आपने याद रखना है, it is experimental डिटरमाइंड वैल्यू, ये आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि इट इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू। ये कभी भी आप सिर्फ और सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूटिलाइज करते हुए प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम आगे जाते हुए रिएक्शंस पे देखेंगे, गौर करेंगे, तो वहां पर आपको क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि ये लाजमी नहीं होता कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें सजेस्ट करेगी वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। सो इट्स एन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यू, ठीक है। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट थ्रू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब जहां तक ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की बात है, सो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास होता है, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन होते हैं जिनसे मुतालिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, और जिनसे मुतालिक मैं आप लोगों को अब इस वक्त डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। मुझे बताएं यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें जल्दी से। आप लोगों ने आपस में डिस्कशन नहीं करनी कि भाई कब होने जा रहा है। ये बेसिक तौर पे आपको मैं बता दूं कि यूएचएस जो टेस्ट कंडक्ट करेगा इसका, क्योंकि अब यूईटी कर रहा है, सो इट मींस कि यूएचएस भी करेगा इस टेस्ट को कंडक्ट करेगा, और ये मोस्ट प्रोबेबली तौर पे सितंबर की लास्ट तक जो है ये टेस्ट होना है, ठीक है। सितंबर की लास्ट तक ये टेस्ट कंडक्ट होगा। मुझे तो यहां तक समझ आ गई है। NO2 gives N2 plus O2 to H2O2 in this reaction, ठीक है। there is only one reactant, ठीक है। सो व्हाट विल बी इट्स ऑर्डर? देखो मैं आपको बता दूं कि ये अभी हमने आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल्स में पढ़ना है। मानो ठीक है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, अगरचे हम इसमें 2NO2 ले रहे होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होगा, ठीक है। भी क्यों होगा मैं उसकी रीजन आपको प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, एक दो तीन पॉइंट्स यहां और ऐड कर देता हूं इसके लिए। जहां तक मैंने बात की भी ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की, सो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फ्रैक्शन। ये आपने हमेशा याद रखना है। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट मैकेनिज्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके से हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन जो है इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूलरिटी, इट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन related to मॉलिक्यूलरिटी। अब मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है? आपने SN1
और SN2 रिएक्शन पढ़े हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वो भी जो है चैप्टर नंबर 10 में पढ़े हुए हैं। SN1 क्यों इसको कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं, या हम कहते हैं कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर। बाय मींस 2 होता है, यूनि मींस 1 होता है, ठीक है। सो ये जो 1 और 2 है यानी कि यूनि और बाय है, ये रिफ्लेक्ट करता है किस चीज को? इट रिफ्लेक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूलरिटी, यानी कि एक रिएक्शन जो है, ठीक है, उसमें जो इसका ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ फ्रिक्शन जो उसका होगा, रेट इक्वेशन जो होगी, ठीक है, उस रेट इक्वेशन के अंदर रेट ऑफ फ्रिक्शन कितने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। सो हमें एक तो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैकेनिज्म ऑफ फ्रिक्शन, इसके साथ साथ इट विल प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मॉलिक्यूलरिटी। ये हमें मॉलिक्यूलरिटी जो है इस हवाले से इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस तरीके से एक और पॉइंट भी राइट कर लें और इसके बाद फिर हम इसके डिफरेंट टाइप्स की तरफ मूव करेंगे। हम ये बात कहते हैं कि जहां तक ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन की बात है, सो इट कैन बी जीरो और फ्रैक्शन, यानी कि ये फ्रैक्शन भी हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, और इसके साथ साथ ये जीरो वैल्यू भी हो सकती है, यानी इनमें से हो सकती है, ठीक है। सर कल तो हमारा टेस्ट नहीं हुआ, कोई भाई कोई क्यों नहीं हुआ आप लोगों का टेस्ट? अच्छा कल नहीं हुआ, हाँ परसों, एग्जैक्टली परसों टेस्ट हुआ था, परसों आप लोगों का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का हुआ था। मुझे बताएं यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? जल्दी जल्दी बताना है आप लोगों ने। मैंने आप लोगों को बताया कि ये ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन इज the sum of the exponents is called as order of friction, ठीक है। दूसरा मैंने आपसे कहा कि order of friction एक experimental determined value है, we never expect the order of friction, ठीक है। we cannot exactly say about order of friction through using by just हम कहते हैं कि by seeing the बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके थ्रू हम नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड मैंने आपसे कहा कि ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट मैकेनिज्म ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, और इसके साथ साथ हमने कहा कि इट विल प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मॉलिक्यूलरिटी एंड इट कैन बी जीरो एंड फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, एंड इट कैन हैव फ्रैक्शनल वैल्यू एज वेल, ठीक है। यहां तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, नहीं तो क्लियर लिख दें, नहीं तो हम आगे चलेंगे और मूव करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे और जल्दी से फिर अपना टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो यहां तक कोई मसला आप लोगों को आ रहा है तो बता दें, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन को लेके कोई मसला है तो बताएं। मूव टुवर्ड्स द टाइप्स, कामिल कह रहे हैं कोई मसला नहीं यहां तक, कोई इशू रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन, क्लियर है? थर्ड पॉइंट अली यही है लिखा हुआ ना, थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है भी, मैंने सारे रिवाइज भी किए थे आपके लिए यार, कि ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन गिव अस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्या कहेंगे, मैकेनिज्म ऑफ फ्रिक्शन, it can provide us information related to molecularity and it may be zero और फ्रैक्शन, ठीक है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे। सो इट कैन बी जीरो, इट कैन बी फ्रैक्शनल, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3। सो नेक्स्ट मूव करने लगे हैं। अभी लास्ट पॉइंट मैंने बताया था, तहरीम आई थिंक मेरे ख्याल से आपका नाम है, बिल्कुल तहरीम, मैंने लास्ट पॉइंट बताया था कि ये जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन होता है इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है और इसकी वैल्यू फ्रैक्शन भी हो सकती है। क्यों होती है, रीजन अभी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम डिस्कस करने लगे हैं रिलेटेड टू जीरो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो फर्स्ट, सेकेंड एंड इवन थर्ड ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की बात भी करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पहले बात कर लेते हैं। ओहो, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हमने बात करनी है कि इसका मतलब सिंपल तौर पे हमारे पास क्या होता है, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इससे मुतल्लिक हम जो है ना
किस तरीके से गाइडलाइन लिखेंगे, यानी हम कहते हैं कि डिफाइन इसको कैसे करेंगे। हम ये बात कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं कि जो जिसमें हमारे पास जो रेट ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है, या रेट रिएक्शन हमारे पास है, ठीक है, या स्पीड ऑफ फ्रैक्शन है, इट इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है जी, हम कहते हैं कि वो टाइप ऑफ फ्रैक्शंस जिसमें कि जो रेट ऑफ फ्रैक्शन है इट नेवर डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन कंसंट्रेशन, सॉरी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है, इट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, लिख लेते हैं इसको द रिएक्शन ठीक है whose rate independent of concentration of action reactants। ठीक है भाई, यानी कि वो टाइप ऑफ रिएक्शन के जिसमें हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ फ्रैक्शन होगा, यानी स्पीड ऑफ फ्रैक्शन जो है, इट इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि इट्स कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास एग्जांपल क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल हम यहां पर राइट कर सकते हैं जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? ये वो टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं कि जो लाइट डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, अगर लाइट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा या बहुत स्लो होगा। ठीक है, सो फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसकी सबसे सिंपल एग्जांपल जो है वो क्या है? वो बेसिक तौर पे आपके पास आती है फोटोसिंथेसिस का अमल। ठीक है, जिसमें कि हम कहते हैं कि जो हमारा रिएक्शन होगा, ठीक है, इट नेवर डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द लाइट। ठीक है, लाइट पे डिपेंड करेगा, लाइट जो है, ठीक है, इस हवाले से ही हम बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक तो डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी, एक मैंने आपको एग्जांपल प्रोवाइड की इस हवाले से। ठीक है भाई, इसके पॉइंट्स हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास एग्जांपल आ गई। इसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो इसके यूनिट्स हमारे पास होंगे, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो सकते हैं। सो जो इसके यूनिट हमारे पास बनते हैं वो हैं मोल। यूनिट्स आपने साथ साथ राइट करने इनके, ठीक है, मोल पर डी एम क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इट्स कॉल्ड इट्स यूनिट आर मोल पर डी एम क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये इसके यूनिट्स हैं। ठीक है, और एग्जांपल में आप जो इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, जो आप लोग सिंपल रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, वो बेसिक तौर पे फोटोसिंथेसिस का अमल है। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक्सप्लेन हो गया आप लोगों को। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछें, कुछ पूछना है आप लोगों ने? जी, नेट आ रहा है? जी, क्वेश्चन है आप लोगों का तो मुझे बता दें। ओपन करना। हाँ भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैंने एक्सप्लेन किया कि वो टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें कि हमारे पास जो रिएक्शन के रेट है, ठीक है, इट नेवर डिपेंड्स अपॉन, अच्छा, इट नेवर डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि जितने भी हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, यानी जो लाइट डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन, दे आर ऑलवेज, ठीक है, इंसर्ट इनटू द कैटेगरी ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसके लिए हमारे पास जो यूनिट है इट इज मोल पर डी एम क्यूब। ठीक है, ये मोल पर डी एम क्यूब इनका यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है भाई, अच्छा, सो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास सामने आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन विच इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा लेकिन थोड़ा सा वेट करना है आपको। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आई थिंक आगे,
चलें, पहले आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ लें, यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको फेस करना पड़ी है रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को फर्दर आगे ले जाऊंगा। पहले आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ लें। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। ठीक है भाई, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है जी, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, इससे मुतल्लिक देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। वो टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वो टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन हो, ठीक है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन जस्ट ओनली वन रिएक्टेंट, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। वो टाइप ऑफ रिएक्शन के जिसमें हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशी, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशी। इसको हम कहते हैं कि इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्सक्यूज मी सर, आपको मैसेंजर पे क्वेश्चन करती हूं, आप रिप्लाई नहीं करते हैं। भाई मसला यही है अस्मा कि वो मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था कि मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा आप लोगों के साथ, तो मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सुस्त हो गया हूँ। सो वो एलिमेंट है। इंशाल्लाह कोशिश मेरी है कि अब आने वाला जो दिन है, आने वाले दिन बेसिक तौर पे हैं, ठीक है, एक तो संडे सैटरडे है और ईद पे भी हमें छुट्टियां मिलेंगी। सो इसमें मैं वापस अपने आप को बूस्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं आप लोगों को कल या परसों में आप लोगों को रिप्लाई कर दूं, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता भाई, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन तो मैंने कोई नहीं बताया ना आप लोगों को, ठीक है। इसको जल्दी से राइट कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं इसकी एग्जांपल पे जाऊंगा। हम लिखते हैं कि वो टाइप ऑफ रिएक्शन, द रिएक्शन whose rate of reaction depends upon only one reacting species, ठीक है। इसको हम कहते हैं द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है इसके मुतालिक हम कहेंगे, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जहां तक बात है, सो इसकी एग्जांपल हमारे पास, यानी इसका जो है यूनिट हमारे पास क्या होगा, इसका जो यूनिट हमारे पास होता है इट इज पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका यूनिट है, यानी कि हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, ठीक है, इसका जो यूनिट हमारे पास होता है वो पर सेकेंड होता है। इसको हम पर सेकेंड राइट करते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट चीज अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो इक्वेशन आ सकती है, जो भी आप मानू बात भी कर रही थी कि 2NO, ठीक है जी, 2, इसको अगर हम जो है फर्दर आगे लेके चलते हैं, हमारे पास क्या चीज बनेगी, इसको हमने देखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर 2N2O5 है बेसिक तौर पे, 2N2O5, ठीक है। इट विल गिव यू 2N2O4 N + O2। सो अब इसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको कहती है कि ये 2 मोल्स आपने लिए हुए हैं, और अगर आप इसकी रेट इक्वेशन राइट करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन की बात करेंगे, सो ये जो 2 है ये इसकी एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कहते हैं कि भाई ये 2 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर नहीं है, इट्स जस्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। और रीजन क्या है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम जो है यहाँ पर जो नाइट्रोजन यानी N2O5 नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक है, ये हम
नाम ले रहे हैं इन हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। सो हायर कंसंट्रेशन की फॉर्म के अंदर हम इसके जस्ट जो है कहते हैं कि जो हमारे पास रेट ऑफ फ्रिक्शन है वो जस्ट N2O5 की कंसंट्रेशन पे यानी सिंगल एक मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। सो इसलिए हम कहते हैं कि इट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का नाम देंगे, ठीक है। यहां तक समझ आइए आप लोगों को? जी, क्लियरिटी मिली है आप लोगों को? अभी समझा देते हैं भी आपको। सर इंग्लिश का लेक्चर रिकॉर्डेड क्यों था? वो सर इसलिए था कि भाई कल जो है ना जो क्या कहते हैं रिजवान साहब हैं, ठीक है, उनका एक्सीडेंट हो गया था, सो वो कल आ नहीं सके थे, इसलिए हुआ था, ठीक है। एग्जाम्पल समझ आए नहीं आई? ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा कि N2O5 बेसिक तौर पे हमारे पास एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, इट विल डिकम्पोज इनटू N2O4 एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन है बेसिक तौर पे, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर है कि अगर जो है ना हम 2 की बात करते हैं, यहां पर भी कह रही है NO2 इज इन सेकंड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू भाई यार NO2 बानूर होगा, ये N2O5 है, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन NO2 एंड N2O5, बोथ ऑक्साइड्स आर डिफरेंट। महानूर क्या करते हैं भाई आप लोग? N2O5 की बात कर रहे हैं, N2O5 की अगर हम बात करते हैं, सो N2O5 जो है इसको हम अगर कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपलर वन विच इज N2O4 एंड O2 की बात सॉरी O2 की बात करते हैं, सो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। इसके लिए लाजमी नहीं कि हम ये है इसको 2 की फॉर्म में राइट करें। एक ऑक्सीजन हमने बाहर निकालने मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर, तो हम हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन राइट कर सकते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल N2O5 का जब डिकम्पोज होता है इट विल प्रोड्यूस N2O4 एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। दैट इज व्हाई वी से दैट कि ये जो रिएक्शन हमारे पास है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जिसमें कि हमारे पास जो रिएक्शन की रेट है, ठीक है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन जस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, इट्स नॉट NO2, ये याद रखना आपने, ठीक है। बताएं यार समझ आ गई आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, तो आगे चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, सीरियस एक्सीडेंट नहीं था, बस थोड़ा सा डैमेज हुई है उनकी वो जो क्या कहते हैं जो जो गाड़ी है, ठीक है, वो डैमेज हुई है उनकी। दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह वो खैर ऑफिस से जो है बस मतलब आए आज, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाएं। मुझे बताएं यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर हो गया? मानूर कह रही है अच्छा भी नहीं, मानूर नहीं कह रही है क्लियर हो गया। मानूर दो है, मानूर आज मानूर 2 है यहाँ पे। सर आई एम टॉकिंग अबाउट N2O2, ठीक है, NO2, बिकॉज आपने बोला था एक है वो नहीं 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 वो एक नहीं है यार, ये नाइट्रोजन की साइड टोटली डिफरेंट है, इट इज N2O5 एंड दैट वन इज NO2, ठीक है। समझ आ गई है? इससे मेरा क्वेश्चन प्लीज यूनिट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आएंगे। देखो मैं आपको बता दूं कि जो है ना हमने आगे जाके ना बात करनी है हाफ लाइफ पीरियड की, हमने बात करनी है हाफ लाइफ पीरियड से हम ऑर्डर ऑफ एक्शन कैलकुलेट करेंगे। सो वहां पर हमारे पास इक्वेशन आएगी, उसमें मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि इनके जो यूनिट्स वो कहां से आ रहे हैं, ठीक है, वो क्यों इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। सो ये मैं वहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, वहां मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वहां पर मैं आप लोगों को इससे मुतालिक जो है गाइड करूंगा, ठीक हो गया। चले भी आगे चलें। सिलेबस फुल चैप्टर का है, आप लोगों ने कल बताया था मुझे कि नहीं, आपने खुद कहा था। ईद की कितनी छुट्टियां होनी है? ईद की छुट्टियां आई थिंक मेरे ख्याल से हमें जो छुट्टियां होने वाली हैं सैटरडे से ऑनवर्ड होगी या फ्राइडे से, बल्कि फ्राइडे से ऑनवर्ड होंगी, ठीक है, फ्राइडे से ऑनवर्ड छुट्टियां होंगी और ये ट्यूसडे तक ही जाएंगी मैक्सिमम, ठीक है। सर रेक्टिंग स्पीशीज में रेक्टेंट या प्रोडक्ट होगा भाई? रेक्टिंग स्पीशीज में रेक्टेंट होगा ना, रेक्टेंट होगा, ठीक है, रेक्टेंट हमारे पास होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जल्दी से मूव करें भी, हमारा टेस्ट भी अभी होना है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हम इस वक्त बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कहते हैं, द टाइप ऑफ फ्रिक्शन या डायरेक्शन whose concentration या whose rate हम कहेंगे, not concentration, whose rate depends upon
द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टिंग स्पीशीज स्पीशीज का मतलब मॉलिक्यूल आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का नाम देते हैं। और जहां तक इस रिएक्शन की बात है, सो इसका जो यूनिट हमारे पास आता है ये पर मोल, ठीक है जी, पर मोल, ठीक हो गया। इस तरीके से डीएम क्यूब और पर सेकंड, ठीक है, ये हमारे पास आएगा, ठीक हो गया। पर मोल डीएम क्यूब पर सेकंड, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के हमारे पास यूनिट होंगे, ठीक है। और जहां तक इसकी इक्वेशन की बात है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास है CHO, इट्स एल्डिहाइड, ठीक है, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू सिंपल मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ठीक है। सो ये हमारे पास रिएक्शन है जो कि मैंने आप लोगों के लिए राइट किया, ठीक हो गया। इट्स नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक हो गया। सो अब यहां पर देख लें कि इसमें जो है अगर आप रिएक्शन को पे गौर करें, सो यहां पर आप जब रिएक्शन रेट ऑफ फ्रिक्शन राइट करेंगे, सो रेट ऑफ फ्रिक्शन में दो जो है हमारे पास की कौन सा बनता है भी, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। सो दो एसिड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, इन पे रेट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। सो इट्स द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इस तरीके से हम एक और इक्वेशन राइट कर लेते हैं। हम रेट करवाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को विद ऑक्साइड को विद ओजोन, ठीक है, एंड इट विल प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ O2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो ये भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना है? डिस्कस नहीं करना आप लोगों ने आपस में, इस तरीके से भी अगर आपने डिस्कस करें तो मुझसे करें सर, सूडो रिएक्शन भी करवा दें, बिल्कुल मैं करवा दूंगा आप लोगों को। मुझे तो यहां तक समझ आ गई है सर। माइंड कैन यू प्लीज ड्राइव दिस यूनिट प्लीज, है डिराइव, हाँ भी डिराइव कर सकता हूं मैं भगा सकता हूं इसको, लेकिन मसला यही है कि आप तो कह रही हैं कि बाकी क्या करेंगे सर। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ बिल्कुल ऑलमोस्ट, ठीक है, सारे ही उसमें आ जाते हैं, ठीक है। मुझे तो यहां तक समझ आ गई आप लोगों को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन समझ आ चुकी है आप लोगों को। तो हम थर्ड पे चलते हैं। सो ये तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा वाला भाई? ये वाला क्या ये वाला आप कह रही हैं? कौन सा वाला कह रही हैं? जल्दी बताना आपने, जल्दी जल्दी बताएं, नेक्स्ट मूव करना है हमने आगे। जल्दी जल्दी पूछ लें, कोई पूछना है तो। नहीं तो हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, फिर हमने टेस्ट भी लेना है। हमारे पास इस वक्त सिर्फ 4 मिनट रिमेन है, 4 मिनट रह गए। फिर ऐसे कर लेते हैं, आप लोग इससे मुतालिक सोच भी लें, पहले आपके टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट के बाद आपको मुझे बताया कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा उस टेस्ट के अंदर, तो वो मैंने टेस्ट भी डिस्कस करना है। सो इनका पहले टेस्ट स्टार्ट कर लें। सो फर्स्ट हम टेस्ट ले लेते हैं आप लोगों का। जब वापस आएंगे तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर लेंगे, अगर नहीं भी कर सके तो कल कर लेंगे, लेकिन ये है कि टेस्ट कर लें आज, ठीक है सर। कैसे पता चलता है चलेगा कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? तो मैं जहरा आपको बता दूं कि हम इस वक्त जो है वैसे तौर पे देखते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या होंगी, ठीक है क्या। और दूसरा ये कि मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिक तौर पे हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू है, ठीक है सर। ये वाला यूनिट कैसे आया मैं बता देता हूं आपको। जब तक आप लोग टेस्ट करेंगे मैं इसकी जस्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। और काबिल क्लियर हो चुके हैं आपको जो आपको क्वेश्चन था? तो जी ने भी बात कर दी, कल भी यही बात चल रही थी कि इफ यू डोंट माइंड कह के हम लोग बात तो कर लेते हैं, तो इसको लिखने भी की क्या जरूरत होती है, ठीक है। इफ यू डोंट माइंड कहने की क्या जरूरत होती है। वैसे समाउ ठीक ही है, सही कह रही है। सर कल से पहले छुट्टी होगी ना? कल फ्राइडे पे, ये कल की बात नहीं हो रही है, नेक्स्ट फ्राइडे की बात हो रही है यार। इतनी जल्दी छुट्टियां दे दी, प्रोवाइड कर दी, यानी आप पूरा 10 दिन छुट्टी करने वाले हो? ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो आप लोगों को जो है ना टेस्ट आप लोगों के लिए डिस्प्ले कर दिया है, आप लोग जल्दी से टेस्ट कंप्लीट करें। जब आप वापस आएंगे तो फिर हम फर्दर आगे चलेंगे इससे। सो आप लोगों का टेस्ट इस वक्त हो रहा है, आप लोग जल्दी से टेस्ट कंप्लीट करें। जब वापस आएंगे फिर हम फर्दर आगे चलेंगे। जिन लोगों को टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ वो पेज रिफ्रेश करेंगे, और पेज रिफ्रेश करने के बाद अपने पेज रिफ्रेश करने के बाद पेज रिफ्रेश करने के बाद आपने वीडियो के नीचे देखना स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन होगा। भाई कल से छुट्टियां नहीं है, नेक्स्ट फ्राइडे से हैं, से नहीं है। 20 सेकंड्स के बाद आप लोगों का रिजल्ट डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा हमें।
सो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो चुका है। अब मुझे बताएं कि किसी को किसी टेस्ट में यानी टेस्ट के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो बता दें। जी हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, आपने टेस्ट नहीं दिया। आई थिंक हमारा लेट हो गई हैं, अभी ज्वाइन कर रही हैं क्लास को, इसलिए टेस्ट भी नहीं दिया उन्होंने। अच्छा देखो, जिनको ये प्रॉब्लम आती है ना कि भाई टेस्ट जो है डिस्प्ले नहीं हुआ या इवन के पेज रिफ्रेश करने के बाद भी आप लोगों को अगर टेस्ट डिस्प्ले नहीं होता तो आप लोगों को नंबर प्रोवाइड किया हुआ है 0300885650, उस पर कॉल करके बताया करें, ठीक है, ताकि आप लोगों का ये जो मसला है ये रिजॉल्व किया जा सके और आप लोगों के लिए ये सॉर्ट आउट किया जा सके, ठीक है भाई। टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, और जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है फिर वो हम कल ही देख लेंगे। अच्छा लें जनाब। तो इस वक्त हमारे पास टेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन चेंज आफ्टर रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको हम कहते हैं। हमने कहा ठीक है। अच्छा जी, वापस आवाज आ चुकी है। पहला मैंने क्वेश्चन आपके लिए एक्सप्लेन किया, वो तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की सिंपल डेफिनेशन ही आ जाती है, उसमें कोई मसला नहीं है। सेकंड वन की मैंने बात की थी, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स, ये फोटोसिंथेसिस का अमल। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स जो है अपने अंदर ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं। और मैंने आपको बता भी दिया था कि फोटोसिंथेसिस एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें कि हम कहते हैं रिएक्शन की कंसंट्रेशन मैटर नहीं करती, लाइट की प्रेजेंस मैटर करती है। सो इट्स द जीरो ऑर्डर रिएक्शन और ये ग्लूकोज फॉर्मेशन हमारे पास आता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा जो है इंटरेस्टिंग था। और वो क्यों इंटरेस्टिंग था, अगर आप उस सेक्शन की बात कर लें तो इसमें होता क्या था भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन का ये हमारे पास सेक्शन है, लिखा भी हुआ था कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम द क्लोरोफॉर्म। यानी हमारे पास अगर CHCl3 है, ठीक है, सो इससे आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना है तो उसके लिए आपको हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन रिक्वायर होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप जो है क्या कर लेते हो, CCl4 को प्रिपेयर कर लेते हो, यानी कि आपका हाइड्रोजन जो है वो एक क्लोरीन एटम के साथ रिप्लेस हो जाता है। सो इसका जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन होगा, रेट इक्वेशन हमारे पास इसकी क्या होगी, रेट इक्वेशन हमारे पास होगी K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ दिस वन CHCl3 और कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2, ये हमारे पास हाफ हो जाएगा। अब आप इनको ऐड कर लें, क्या बनेगा हमारे पास 1/2 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि ये 1 है ना। सो 1 प्लस 1/2 विल गिव यू कितना 3/2, यानी ये 1.5 होता है। सो इसलिए हम कहते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। हमने कहा था कि फ्रैक्शन हो सकता है। द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन प्रोवाइड वैल्यू, ठीक है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट मैकेनिज्म। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन जो है वो हमेशा आपको मैकेनिज्म ऑफ फ्रैक्शन के मुतालिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो यहां तक आप लोगों को क्लियर है, कोई मसला है तो मुझे बता दें। टाइम भी हमारा ओवर हो चुका है, तो आपसे कल मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। ऑर्डर इज द कंसंट्रेशन से बता रहे हैं हम, तो उस पर डिपेंड कर रहा हुआ, भी समझ नहीं, हाउ मानूर समझ नहीं है आपने क्या क्वेश्चन किया सर। इज ऑर्डर इज कंसंट्रेशन से बता रहे हैं, कुछ समझ नहीं आपने क्या क्वेश्चन किया सर। ये रिएक्शन तो लाइट की प्रेजेंस में होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ, नहीं यहां पर तो हमें लाइट रिक्वायर नहीं होती। लाइट रिक्वायर तब होती है जब डायरेक्टली तौर पे ना जो CH4 है इसको कन्वर्ट करते हो इनटू द फाइनल प्रोडक्ट 1, ठीक है जी। सेकंड ऑर्डर का यूनिट कैसे डिराइव किया मैं आपको बता दूं इरफान, हम कल इससे मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे हमने ये डिराइव किया, और दूसरा ये कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में बताऊंगा। तो कल तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज।